हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का, जो कि है हमारा द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी सडन ऐसा क्या रीजन था जिसके वजह से यह रेवोल्यूशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ा या रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो हम लोग देखते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था अपने लास्ट जो टॉपिक था उसमें, कि लुई 16 जो है वो जब व्हेन ही बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, उसे जो है एम्प्टी ट्रेजरी फेस करना पड़ा। एम्प्टी ट्रेजरी कहने का मतलब उसका जो खजाना था वो खाली था, वो फेस करना पड़ा उसे। तो एट दैट टाइम उस समय कंडीशन क्या थी कि अब इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि खजाना खाली कैसे था, क्योंकि उस समय फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था उनके वार में, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। एंड दूसरी चीज थी क्या कि जो वहां वर्सलेस में जो वहां एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट था उसको मेंटेन करने में काफी खर्च किया जाता था, और इसके वजह से भी ट्रेजरी खाली थी। और उस समय लुई 16 के पास अपने आर्मी को, अपने कोर्ट को, सबको मेंटेन करने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, वो था इंक्रीज टैक्सेस। और इसके वजह से लुई 16 को टैक्सेस को बढ़ाना था। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, मोनार्क हैज नॉट द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अलोन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये थी कि जो लुई 16 है, यानी जो वहां का किंग था फ्रांस का, उसके पास अकेले यह पावर नहीं था कि वो अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। इसके लिए उसे हेल्प लेनी पड़ती थी किसकी? स्टेट्स जनरल की। स्टेट्स जनरल के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। स्टेट्स जनरल मतलब कि जो हमारी वहां की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो यहाँ स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग कॉल करनी पड़ती थी। इसमें होता था क्या कि स्टेट्स जनरल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कोर्ट में आते थे, वहां वोटिंग किया जाता था। देखते हैं हम लोग स्टेट्स जनरल के बारे में। स्टेट्स जनरल इनके कॉन्फ्रेंस को इनको ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। तो इसमें भी क्या हुआ, टैक्सेस। और ये स्टेट्स जनरल की जो लास्ट मीटिंग थी वो 1614 में हुई थी, यानी 1614 में लास्ट टाइम स्टेट्स जनरल की मीटिंग को कॉल किया गया था फ्रांस में टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। और उसके बाद ये 1789 में ऐसा समय आया जब लुई 16 ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग को कॉल किया ताकि वो टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। इसके बाद क्या हुआ कि 5 मई 1789 को देखते हैं। 5 मई 1789 ये वो डेट है, 5 मई 1789, जिस दिन जो है स्टेट्स जनरल की मीटिंग को कॉल किया गया। और ये जगह कहां थी? रेस्प्लेंडेंट हॉल ऑफ वर्सलेस, यानी यह स्टेट्स जनरल की मीटिंग को कॉल किया गया 5 मई 1789 को। किसके द्वारा? जो वहां का किंग था लुई 16 के द्वारा। कहां? रेस्प्लेंडेंट हॉल ऑफ वर्सलेस, यानी वर्सलेस का एक हॉल था वहां। इसमें जो स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग हुई थी, इसमें कितने मेंबर्स ने, किस स्टेट से कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में हमें पता है कि ये क्लर्जी थे, क्लर्जी से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। सेकेंड स्टेट जो था वो नोबिलिटी का था, इससे भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। एंड थर्ड स्टेट जो था वो मर्चेंट्स और जो आर्टिशंस, लेबरर्स, वर्कर्स, ये सारे लोगों से ये थर्ड स्टेट बना हुआ था, जो कि टैक्स पेयर्स थे। तो थर्ड स्टेट जो है उससे 600 जो लोग हैं वो आए थे, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। 300, 300 एंड 600। इनके बैठने की व्यवस्था कैसे की गई थी? ये जो दोनों रो के लोग थे, ये दोनों स्टेट्स के लोग जो थे वो फर्स्ट रो में बैठे थे, एक दूसरे को आमने सामने। यानी कि अगर इधर से फर्स्ट स्टेट बैठा है तो इसको फेस करते हुए इधर से सेकंड स्टेट बैठेगा, यानी एक दूसरे को फेस करते हुए ऐसे। और जो रिमेनिंग ये थर्ड स्टेट के जो लोग थे, इनके बैठने, इनके खड़े होने की व्यवस्था एक्चुअली की गई थी। और ये लोग जो 600 पीपल थे, ये लोग खड़े थे इनके पीछे, यानी ये जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे इनके पीछे खड़े होने की व्यवस्था की गई थी। यानी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वो एक दूसरे को आमने सामने बैठेंगे, एंड जो थर्ड स्टेट के लोग हैं 600 पीपल, वो उनके पीछे खड़े होंगे। हमारा अगला पॉइंट आता है क्या, जैसे कि वहां जो हमने देख लिया कि उनके सीटिंग अरेंजमेंट कैसे थे या स्टैंडिंग अरेंजमेंट कैसा था। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेट में आए कौन कौन थे। जैसा कि फर्स्ट स्टेट में हमने देखा कि नोबिलिटी के लोग थे,
सेकेंड स्टेट में क्लर्जी के लोग थे, तो थर्ड स्टेट में जो लोग आए थे वो थे रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मिनिस्टर्स, प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, सॉरी। तो इसमें होता है क्या कि थर्ड स्टेट के जो हायर क्लास के लोग थे, यानी जो उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उसमें वैसे लोग जो कि प्रॉस्पेरस थे, यानी उनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, एंड एजुकेटेड जो कि एजुकेटेड थे, वो सारे लोग जो हैं वो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्सलेस के उस हॉल में आए थे। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट क्या है, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वेर नॉट अलाउड। तो पीजेंट्स जो है यानी उस समय के जो किसान हैं, किसान, आर्टिसंस जो थे, वुमेन थे, इन लोगों को अलाउ नहीं किया गया था। यानी वहां जो किंग के उस वर्सलेस में जो स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग थी उसमें ये सारे लोग नहीं आ सकते थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन आए कौन थे, प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स जो थे। इनके हम लोग देखते हैं कि इसके बाद एक 40,000 लेटर्स का एक इंसिडेंट है। 40,000 लेटर्स, अब जैसे इसमें हम लोगों ने बोला कि पीजेंट्स को, आर्टिसंस को और वुमेन्स को अलाउ नहीं किया गया, तो अब इसमें एक बात आती है कि लोग जो हैं वो फिर उनकी बातों को वहां कैसे रखा जाएगा। तो वो जो थर्ड स्टेट के जो लोग आए थे, प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड जो भी मेंबर्स आए थे, उन लोगों ने क्या किया था, वो 40,000 लेटर्स लेकर के आए थे। 40,000 लेटर्स जो था ये लिखे गए थे जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, वुमेन के द्वारा कि उन्हें क्या क्या राइट्स चाहिए, क्या क्या डिमांड थी उनकी, वो सारे उस 40,000 अप्रॉक्स जो लेटर्स थे वो उसमें लिखे हुए थे, और वो लाया गया था वो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स जो भी वहां आए थे उस मीटिंग को या उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, उनके पास थे। उसके बाद क्या हुआ कि इन पास इसमें एक चीज और हुआ, क्या, वोटिंग। अब आती है इसमें बात वोटिंग की। वोटिंग के बारे में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट्स जनरल का जो मीटिंग होता था, तो स्टेट्स जनरल की मीटिंग में जनरली ये होता आया था कि उसमें पर स्टेट ईच वोटिंग था, सॉरी, ईच स्टेट वन वोटिंग था, ईच स्टेट वन वोट। यानी अगर फर्स्ट स्टेट है तो उसकी वोटिंग एक है, सेकंड स्टेट है उसकी वोटिंग भी एक है, थर्ड स्टेट है उसकी वोटिंग भी एक है, यानी एक स्टेट जो है वो एक वोट कर सकता था। तो लेकिन इसमें हम लोगों ने इसमें देखा था कि स्टेट्स जनरल है उसमें भी वैसे भी डोमिनेशन जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का होता था। तो थर्ड स्टेट के पब्लिक को यह डर था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड, और हमेशा ऐसा होता ही आया था फ्रांस में। उसमें होता क्या था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, तो राजा के साथ एग्री हो जाते थे और ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वो वोटिंग कर देते थे टैक्स इंक्रीज करने के लिए, और टैक्स तो पे करना है थर्ड स्टेट को। लुईस 16 ने इस बार भी यही चीज सोचा था कि हम लोग वोटिंग जो है वो स्टेट्स जनरल का वैसे ही करवाएंगे, सॉरी, इसमें वोटिंग जो है टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए उसका प्रोसेस यही रखेंगे कि उसमें ईच स्टेट वन वोट, यानी एक स्टेट जो है वो वन वोट दे सकता है। तो वैसे में होता क्या कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट फिर से सपोर्ट कर देते लुईस 16 को, एंड थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता। लेकिन इस बार जो है कुछ चेंजिंग्स आई। इस बार चेंजिंग्स क्या थी, इस बार जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स आए थे उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोगों को ऐसी वोटिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ईच मेंबर वन पर्सन वन वोट। यानी किंग जो है वो चाहता था ईच स्टेट वन वोट, और पब्लिक ने जो आए थे थर्ड स्टेट के लोग वो बोले वन पर्सन वन वोट, वन पर्सन वन वोट, जिसके लिए लुईस 16 एग्री नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि फर्स्ट स्टेट से 300 पीपल आए, सेकंड स्टेट से 300 एंड थर्ड स्टेट से 600। तो क्या हो गया, तो 3 600 दोनों की नंबर इक्वल हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई भी आदमी इधर 600 ये थर्ड स्टेट के लोग तो फर्स्ट और सेकंड को सपोर्ट करेंगे नहीं, अगर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का कोई भी आदमी थर्ड स्टेट की तरफ आ गया तो वैसे कंडीशन में होगा क्या कि उनका जो टैक्सेस इंक्रीज करने का जो प्लान है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। और इसके वजह से लुईस 16 जो है वो एग्री नहीं कर रहा था इस पे। और ये वन पर्सन वन वोट वाला जो सिस्टम है ये आया कहां से, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी गई थी रूसो के द्वारा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में। उसमें क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने जिसे लिखा था उसमें ही इस चीज का जिक्र किया गया था कि वन पर्सन वन वोट होना चाहिए, और पब्लिक ने उसी का डिमांड किया इस असेंबली में या इस जो स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग हो रही थी उसमें।
लुईस 16 ने, ऑब्वियस सी बात है, लुईस 16 ने इस बात को मानने से मना कर दिया और इसके वजह से जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहां से निकल करके बाहर चले गए। और निकल करके बाहर जाने के बाद वो क्या हुआ, द मेंबर्स वो जो है, वो जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो लोग खुद को समझ रहे थे क्या कि एज स्पोक्स पर्सन ऑफ होल फ्रांस, यानी उन लोगों ने खुद को डिक्लेयर किया कि या फिर खुद को माना कि वो लोग वो जो है स्पोक्स पर्सन है पूरे फ्रांस के, सन ऑफ होल फ्रांस। ऐसा उन्होंने क्यों माना, क्योंकि फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट से ही मेनली वहां की पॉपुलेशन थी, इसलिए उन लोगों ने खुद को समझा कि वह स्पोक्स पर्सन ऑफ होल फ्रांस है। वो 20 जून 1789, इस दिन क्या हुआ, 20 जून 1789 को हुआ क्या कि इस दिन जो है असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस, ये लोग जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन ऑफ होल फ्रांस जो खुद को समझे, यानी थर्ड स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो कहां इकट्ठा हुए, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलेस, यानी वर्सेलेस के ग्राउंड के इंडोर टेनिस कोर्ट में ये लोग इकट्ठा हुए एंड खुद को डिक्लेयर किए एज नेशनल असेंबली। ये खुद को डिक्लेयर किए नेशनल असेंबली के तौर पे। और उसके बाद हुआ क्या, इन लोगों ने एक शपथ लिया वहां, या स्वेर किया, वो लोग स्वेर किया, इन लोगों ने स्वेर ये किया कि वो लोग वहां से तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेंगे जिसमें मोनार्की के पावर को कम किया जाए और जो सिटीजन्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब तक वो फॉर्म नहीं कर लेंगे तब तक वो वहां से डिस्पर्स नहीं होंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि जो थर्ड स्टेट का जो ये वो लोग इकट्ठा हुए, नेशनल असेंबली खुद को डिक्लेयर किए, तो उस समय जो है उनको लीड करने वाला कौन था, तो उनको लीड करने वाला था मिरेबू, जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, एंड एवेसियस, जो कि ओरिजिनली एक प्रिस्ट था। ये दो लोगों ने मिलकर के नेशनल असेंबली को लीड किया था एंड वो लोग वर्साइल्स के उस इंडोर स्टेडियम में इकट्ठा हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, जो कि मोनार्क के पावर को कम करता है और सिटीजन्स को डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड कराए। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, मिराबियो का उसमें रोल क्या था, वो क्या है, ब्रॉट अप अ जर्नल, उसने एक जर्नल लेकर क्या है, वो ब्रॉट अप जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेज, और जो वहां की जो पब्लिक जो भी इकट्ठा थी उनको पावरफुल स्पीचेज दिए। एंड एबेसियस जो था एक प्रेस्ट था, जो कि ओरिजिनली एक प्रेस्ट था, यानी क्लर्जी से बिलोंग करता था फर्स्ट स्टेट से। तो उसने क्या किया, उसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी व्हाट इज द थर्ड स्टेट के नाम से एबेसियस ने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिससे पब्लिक जो है वो इन्फ्लुएंस हो एंड पब्लिक इसके लिए जो नेशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना है उसके लिए एग्री करे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया जा रहा है कहां, वर्साइल्स में, यानी नेशनल असेंबली जो है ये वर्साइल्स में इसे फॉर्मेशन इसका किया जा रहा है। और उस समय सेम टाइम में फ्रांस के और जो रेस्ट ऑफ फ्रांस जो है, यानी पूरे फ्रांस की जो कंडीशन क्या है उस समय, तो पूरा फ्रांस उस समय जो था वो टर्मोइल की कंडीशन में था। टर्मोइल की कंडीशन कहने का मतलब है काफी लोग उथल पुथल की कंडीशन थी। दैट मीन्स लोग जो है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है यहाँ। तो इसमें ऐसा कंडीशन था क्यों, ऐसा कंडीशन इसलिए था कि उस समय जो है वो सीवियर विंटर का कंडीशन था, विंटर का कंडीशन था, बैड हार्वेस्ट, और उसके बाद कंडीशन क्या आई थी, प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। यानी हमारा इसमें देखते हैं क्या है कि नेशनल असेंबली, जिस समय नेशनल असेंबली का जो वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कर रही थी, उस समय रिमेनिंग जो फ्रांस था, रेस्ट ऑफ फ्रांस की हालत थी टर्मोइल वाली कंडीशन थी। क्यों थी टर्मोइल वाली कंडीशन, क्योंकि उस समय जो है सीवियर विंटर पड़ रहा था, यानी फ्रांस में काफी तेज सर्दी पड़ रही थी और उसके वजह से फसल जो है वो खराब हो गई थी, यानी हार्वेस्ट जो है वो काफी बुरा हुआ था। और जब बैड हार्वेस्टिंग होगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि जो प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी वहां का जो स्टेपल फूड था ब्रेड, उसकी प्राइस जो है वो काफी बढ़ गई थी। और काफी बढ़ गई थी तो पब्लिक हर एक इंसान, ये जो गरीब लोग जो थे वो इसको एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और वो जो है
वो डिमांड कर रहे थे क्या कि उनके फूड के प्राइसेस को या ब्रेड को अवेलेबल करवाया जाए कम दाम पे। और लोग जो है इसकी वजह से लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती थी कि वहां के जो बेकर्स थे, बेकर्स यानी जो ब्रेड बनाने वाले लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि जो कलेक्ट कर लेते थे, यानी ब्रेड का जो है वो उसे पब्लिक में सप्लाई नहीं करते थे, उसे स्टोर करके रख लेते थे। और इसके वजह से होता क्या था कि बेकरी के सामने लोग जो है वो लंबे लंबे लाइंस में घंटों घंटों खड़े रहते थे ताकि वो ब्रेड को ले सकें बेकर से। लेकिन जब यहाँ पे हुआ क्या कि जो क्राउड है वो लाइन में काफी देर लंबे समय तक खड़े खड़े, वो जब उसे गुस्सा आया तो उसमें क्राउड जो है उसने क्या किया, स्टॉम्प्ड इनटू द शॉप्स, यानी जितने भी वहां शॉप्स थे सब में तोड़फोड़ मचाए उन लोगों ने रोटी की तलाश में या ब्रेड की तलाश में। और इसी के बाद जो किंग जो है यानी लुइस 16 जो वहां का किंग था, उसने ऑर्डर किया कि जितने जो भी मिलिट्री है या जो भी ट्रूप्स है वो एंटर करें पेरिस सिटी में। और उसके बाद जो क्राउड है, जो हम लोगों ने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसमें था क्या कि क्राउड जो है वो उसने फोर्ट ऑफ बैस्टिल को स्टॉर्म कर दिया। उसका रीजन यही था कि क्राउड जो है वो लंबे समय तक घंटों घंटों लाइन में खड़ी रही रोटी के लिए, ब्रेड के लिए, और उन्हें ब्रेड अवेलेबल नहीं हुआ तो पहले उन्होंने सारे शॉप्स में तोड़फोड़ कर दी। और उसके बाद जब किंग ने ऑर्डर किया ट्रूप्स को शहर में एंटर करने का, तो उसके बाद क्राउड जो है वो सारे इंसिडेंट्स को फॉलो अप होते होते वो फाइनली जो हुआ, वहां किंग का जो डेस्पोटिक पावर का सिंबल था फोर्ट ऑफ बैस्टिल, ये जो लोगों ने उसे भी स्टॉर्म कर दिया। इसके बाद कंडीशन हुआ क्या कि इन कंट्री साइड, अब ये तो कंडीशन चल रही है पेरिस की। अब पेरिस के बाद हम लोग देखते हैं कंडीशन जो है कंट्री साइड का। कंट्री साइड मतलब जो गांव वगैरह का, जो पेरिस से बाहर के इलाके थे फ्रांस में, वहां क्या कंडीशन हुआ, वहां क्या हुआ, विलेज टू विलेज में लोगों में यह अफवाह फैल गई कि वहां जो बड़े बड़े जो मैनर्स हैं, मैनर्स यानी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं, उन लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों को हायर किया है ताकि किसानों के जो राइट हार्वेस्ट हैं, यानी जो भी फसल लगे हुए हैं, पके हुए जो भी ये क्रॉप्स हैं, उनको जलाने के लिए, यानी उन लोगों ने जो मैनर्स हैं, उन लोगों ने कुछ लोगों को हायर करके गांव से हर गांव में भेजा है ताकि फसलों को नष्ट कर दिया जाए। और किसानों ने जब यह सुना तो उन्हें काफी गुस्सा आया। उनके पास जो भी अपने जो खेती के जो भी वेपन्स थे, जो भी हथियार थे, सॉरी हथियार नहीं बोल सकते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो लेकर के उन लोगों ने मेंशन्स पे हमला कर दिया। मेंशन्स कहने का मतलब क्या है कि जो कैसल्स होते थे, यानी जो लैंडलॉर्ड्स या बड़े बड़े जो लोग थे, उनके रहने का जो घर था, या वो सारे जगहों पे उन लोगों ने हमला कर दिया। और हमला करने के बाद क्या हुआ कि वहां पे आग लगा दी गई। उसमें किया गया कि जितने लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, यानी जितने भी वहां पे जमा किए हुए जितने भी ग्रेन्स थे, अनाज लूट लिए गए सारे। और जितने भी मैनोरियल ड्यूज, यानी जो भी ड्यूज है उनके उसके डॉक्यूमेंट्स जो थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट अपना। हमारा अगला पॉइंट है नोवेल्स फ्लेड। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसानों ने क्या किया कि अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास, उससे उन लोगों ने मेंशन्स पे हमला कर दिया एंड वहां काफी लूट मचाई। और साथ ही साथ वहां मैनोरियल ड्यूज के जो भी डॉक्यूमेंट्स बचे होते सबको जला दिया। एंड इसकी वजह से नोवेल्स जो है, वह जितने भी नोवेल्स उस मेंशन्स में रह रहे थे, वो सारे नोवेल्स जो है वो भाग गए अपने घर छोड़ करके, वो दूसरे जगह भाग गए। और बहुत सारे तो उसमें से माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, यानी आसपास के, उन्होंने देश छोड़ दिया, फ्रांस छोड़ करके वो आसपास के दूसरे देशों में वो शिफ्ट हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि कंडीशंस इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई या खराब होती चली गई कि लुइस 16 जो है उसको फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। यानी लुइस 16 जो है वो फाइनली वो फोर्स्ड हो गया कि उसके सामने और कोई ऑप्शन नहीं था नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने के सिवा, एंड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसे कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली के द्वारा फॉर्म किया गया था उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ा। अब इसके बाद एक डेट आता है, कौन है, 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 को मिडनाइट में जो नेशनल असेंबली ने एक रूल पास किया जिसमें यह बताया गया कि जितने भी फ्यूडल सिस्टम्स के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी उसके टैक्सेस हैं, वो सबको खत्म कर दिया गया। उसमें हर तरह के, उसमें जो है नए नए रूल्स लाए गए कि किसे क्या करना है। देखते हैं हम लोग रूल्स क्या क्या थे उसमें। द मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, जो भी क्लर्जी के जो भी मेंबर्स थे, टीथेस एबॉलिश्ड तो है, इसमें देखते हैं क्लर्जी के जो भी मेंबर्स थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को
टैक्स नहीं देना पड़ता था एंड दे यूज्ड टू गेट मेनी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो उनके सारे प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। इवन टीथेस को भी एबॉलिश कर दिया गया। टीथे के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टीथे क्या था, एक तरह का टैक्स था जो चर्च को देना पड़ता था, पब्लिक को, टोटल प्रोडक्शन का 1/10। ठीक है, तो टीथेस को भी एबॉलिश कर दिया गया, क्लर्जी के राइट्स को भी एबॉलिश कर दिया गया, जो भी उनका प्रिविलेजेस थे वो सब कुछ एबॉलिश कर दिया गया। और इवन जो क्लर्जी और जो नोबिलिटी के पास जितने भी जमीनें थी वो सारी जमीन को टेक ओवर कर लिया गया फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा। यानी वहां की जो अब मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो अब सेटअप हुआ था वहां, उनके द्वारा उसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया गया। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो गवर्नमेंट है, जैसे 2 बिलियन लीवरेज का जो एसेट है वो उनके पास फिर से आ गया। यानी जितनी भी जमीनें हैं और बहुत सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकवर की गई, उसमें उसका टोटल कॉस्टिंग जो किया गया तो वो था अराउंड 2 बिलियन लीवरेज। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक जो आता है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हम लोग देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। यानी वहां कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मोनार्की मतलब, और राजा भी था, यानी मोनार्की का भी रूल था। तो हम लोग देखते हैं अपना पहला पॉइंट है क्या, 1791 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड। यानी फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म्ड हो गया कब? 1791 में। यानी 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां एक्टिव हो गया फ्रांस में। नेक्स्ट था क्या, पावर्स सेपरेटेड। पावर्स जो है नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था उसके अकॉर्डिंग पावर्स को, मोनार्की के पास सारे पावर्स अब नहीं थे, पावर्स जो है वो डिवाइडेड हो गए थे। किसमें किसमें? जैसे फर्स्ट था यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशियरी। इन 3 पार्ट्स में पावर को वहां सेपरेट कर दिया गया था या डिवाइड कर दिया गया था। और ये वाला आइडिया जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशियरी का, ये हमने पढ़ा था क्या, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था बुक, उसमें इस आइडिया के बारे में जिक्र किया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या कि अब जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी में जब पावर सेपरेट हो गया तो इसके वजह से हम लोग यह कह सकते थे अब कि फ्रांस जो है उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी रूल कर रही है और मोनार्की के पास कुछ लिमिटेड पावर्स ही हैं। नेक्स्ट इसमें हो क्या गया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के बारे में जानते हैं क्या, जितने भी लॉज बनाने के जो भी मैकेनिज्म्स थे, यानी जो भी लॉज जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली ही बना सकती थी फ्रांस में। एंड यह जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड करने का मतलब इनका जो इलेक्शन होता था वो डायरेक्ट नहीं होता था, पब्लिक इनको इनडायरेक्ट चुनती थी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट चुनती थी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वोटिंग होती होगी। तो वोटिंग करने वाले लोग कौन कौन से होते थे? वहां जो है वोटिंग करने वाले लोगों को 2 कैटेगरी में बांटा गया था। सोसाइटी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। फर्स्ट थी एक्टिव सिटीजन्स, सेकंड थी पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वैसे लोगों को बोलते थे जो कि वोट दे सकते थे, और पैसिव सिटीजन वैसे लोगों को बोलते थे जिसमें विमेन आती थी, और वैसे लोग जो वोट नहीं दे सकते थे। अब इसमें हम लोग यह देखेंगे कि वोट कौन कौन से लोग दे सकते थे और कौन कौन से लोग नहीं दे सकते थे, उसकी क्राइटेरियाज क्या थी। देखते हैं हम लोग अगला अपना पॉइंट, एक्टिव सिटीजन्स। इनकी क्राइटेरिया क्या थी, यानी कोई भी आदमी जो है वोट देने के लिए एलिजिबल कैसे हो सकता है? उसकी एज होनी चाहिए 25 इयर्स, यानी एज जो है वो 25 इयर्स का वो आदमी होना चाहिए, और वो टैक्सेस देना चाहिए। कितना टैक्स पे कर सकता है? तो टैक्सेस वो देना चाहिए कितना, 3 days ऑफ अ लेबर्स वेज, 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। मतलब वैसा आदमी जिसकी एज 25 इयर्स ओल्ड है कम से कम, और वह उतने कम से कम किसी लेबर के 3 दिन की इनकम के इतना या 3 दिन की सैलरी के इतना अगर वह टैक्स पे करता है, तो वैसे आदमी को वहां राइट टू वोट था। फ्रांस में राइट टू वोट दिया गया, और उसे ही हम लोगों ने एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। और नेक्स्ट होते थे जो सिटीजन्स होते थे, जैसे एक्टिव सिटीजन्स है, और वैसे लोग जो कि पैसिव सिटीजन है वो कौन हो गए? इसमें पैसिव सिटीजन वैसे लोगों को बोला गया कि जो टैक्स पे नहीं करते थे, यानी 3 days ऑफ लेबर्स वेज जितना था उतने टैक्स वो पे नहीं करते थे, और साथ ही साथ
एक चीज और था यहाँ कि वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सिटीजन्स जो हैं वो इसको एक्टिव सिटीजन्स के बाद, जैसे हम लोगों ने पढ़ा नेशनल असेंबली जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, तो इनडायरेक्टली कैसे इलेक्टेड थी कि एक्टिव सिटीजन्स हैं वो किन्हें चुनते थे और वो लोग जो इनडायरेक्टली वो कैसे इलेक्ट होते थे, हम लोग अभी देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, सिटीजन्स वोट करते थे किसे? सिटीजन्स जो होते थे वो 4 मिलियन पीपल वोट करते थे और आउट ऑफ 28 मिलियन पीपल। तो अब इसमें बोला जाएगा कि 4 मिलियन ही क्यों, बाकी के 24 मिलियन क्यों नहीं? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सब 4 मिलियन जो है वो एक्टिव सिटीजन्स थे। तो एक्टिव सिटीजन्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये सिटीजन्स जो 4 मिलियन सिटीजन्स थे ये वोट करते थे किसके लिए? अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, यानी एक ग्रुप होता था इलेक्टर्स का जिसमें अराउंड 50,000 मेंबर्स होते थे। मतलब ये 4 मिलियन लोग जो हैं वो 50,000 लोगों को सेलेक्ट करते थे, इलेक्ट करते थे, नॉट सेलेक्ट, इट्स इलेक्ट करते थे। एंड देन आफ्टर ये 50,000 जो इलेक्टर्स होते थे वो फाइनली जो है वो नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। तो इस तरह हम लोग यह कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली जो है उसका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। ठीक है, इसमें हम लोग अब बात करते हैं फ्रांस में जो दिए गए डिफरेंट राइट्स थे वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स जो है वो, अगर फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें तो वह स्टार्ट ही होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स थे। वहां जो है डिफरेंट तरह के राइट्स को दिए गए थे किन्हें? सिटीजन्स को। और वहां की जो सिटीजन्स, ऑब्वियसली सारे सिटीजन्स में सारे मेन एंड वुमेन सबको आ गए, तो उन सब लोगों को राइट्स दिए गए थे। राइट्स में क्या क्या थे, जैसे कि हम लोग देखते हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये सारे राइट्स को नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स बोला गया था। यानी ये वैसे राइट्स थे जो कि उन्हें बाय बर्थ प्राप्त थे, यानी जो भी बच्चा बर्थ लेता है उसको यह सारे राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं उसी टाइम। और ये ऐसे राइट्स थे जिसको गवर्नमेंट जो है वो सीज नहीं कर सकती है, यानी हटा नहीं सकती है। राइट जो था वो था राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, नेक्स्ट था हमारा फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो कहने का मतलब ये जो है ये राइट्स दिए गए थे वहां के पब्लिक को, और बोला गया था कि ये सारे राइट्स जो हैं वो इनएलिएनेबल हैं या नेचुरल हैं। दैट मीन्स ये बाय बर्थ सबको अवेलेबल हैं एंड कोई इसे हटा नहीं सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दिस राइट्स बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। ठीक है, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए था बाय बर्थ। ठीक है, ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स, और जो वहां की सरकार थी या वहां की जो नेशनल असेंबली थी या वहां जो स्टेट है यानी फ्रांस था, उस फ्रांस गवर्नमेंट का या फ्रेंच गवर्नमेंट का यह रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि पब्लिक के इन सारे राइट्स को वो सिक्योर करे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो आएगा फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। Thank you for watching. Please subscribe the channel and press bell icon to get updates.